Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 13th of January 2022, Thursday. Motivation of the day is don't be afraid to give up the good to go for the great. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard newspaper. Retail inflation rises to 5 months high of 5.59%. Increasing inflation has been the challenging issues for RBI as well as government in the last year. Even if we talk about the inflation rate of December, in a double whammy for the economy, the retail inflation shoot up to the 5 months high in the month of December. तो दिसंबर के महीने में 5.59% तक रिटेल इन्फ्लेशन शूट करी है, जो कि पिछले 5 महीनों का सबसे हाई लेवल है। एंड यहाँ पर आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली सीपीआई को लेकर के, वो 4 ± 2 है. It means not less than 2, not more than 6. And if we see this number 5.59, it is somewhere or approximately crossing the point of or upper hand of or upper band of RBI's target. Apart from increasing inflation, there is a deceleration into the industrial output growth. जो industrial output है वो भी decrease किया है to a 9 months low in the month of November. तो नवंबर के महीने में इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी डिक्रीज किया है. एंड ऑल दीज इंडिकेटर्स आर सिग्नलिंग दैट इकोनॉमिक रिकवरी आर स्टिल फ्रेजाइल. तो रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने जो रिटेल इन्फ्लेशन पर डेटा रिलीज किया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर महीने की जो रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई रही वो 5.59 रही, जो पिछले महीने नवंबर से 4.9% 91% के पॉइंट पर थी और उससे इंक्रीज होकर के 5.59 आ गई है. इसके अलावा बहुत और सारा डेटा भी रिलीज किया इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेकर के. ऑल दीज सेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विल प्रोवाइड द इनपुट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द बजट. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी इनपुट जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट प्रेजेंट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग फरवरी 1 में जो बजट आने वाला है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके कई सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं. एंड एज पर दिस इंडिकेटर आवर फाइनेंस मिनिस्टर may get convinced that the government would need to continue its expenditure and consumption in simply previous year basis and doing the heavy lifting through higher spending to support the growth momentum. तो फिलहाल के लिए ये इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा और इन्फ्लेशन का डेटा ये क्लियरली गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहा है दैट गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप डूइंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और कंजप्शन. जैसा कि हमने पिछले कई न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसके बजट में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकती है इन ऑर्डर टू मीट आउट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट. सो फिस्कल प्रूडेंस के लिए गवर्नमेंट ने इवन कई सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को भी डायरेक्ट किया था कि दे शुड नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा budgetary allocation. Why? Because since last 2 years government is actually invoking the escape clause in order to adjust the extra fiscal deficit. तो इस बार गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी थी कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बजट को थोड़ा सा प्रूडेंस रखा जाएगा, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ गवर्नमेंट ध्यान देगी, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आ रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके. बट दिसंबर और नवंबर के डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के पास इस तरह का मार्जिन अवेलेबल नहीं है. ग्रोथ इन फैक्ट्री आउटपुट एज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ आईआईपी. आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बेसिकली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को शो करता है. तो एज पर द रीसेंट डेटा, the IIP in the month of November slowed to 1.4% in compared to 4% into the previous month. तो अक्टूबर के मंथ में ये IIP
4% तक था, जो कि नवंबर तक आते आते 1.4% रह गया। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ फैक्ट्री आउटपुट में भी डेसिलरेशन देखने को मिल रहा है। कोर इन्फ्लेशन विच इंक्लूड द वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल प्राइसेस रिमेन अबव द 6%। और जो अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जहाँ पर कुछ आइटम्स को सीपीआई की बास्केट से रिमूव कर दिया जाता है, या कोर इन्फ्लेशन मीन्स ऐसे इन्फ्लेशन जो बेसिकली फूड और फ्यूल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की कंजप्शन लाइफ में। तो अगर केवल इन दो आइटम्स की इन्फ्लेशन को मेजर किया जाए, जिसको जनरली हम कोर इन्फ्लेशन के नाम से जाते हैं, तो वो पिछले कुछ महीनों में 6 के ऊपर ही चल रही है। एंड ऑल दीज रिटेल इन्फ्लेशन डेटा and rise in retail inflation in food, beverages, clothing, footwear, all these are actually indicating or pressurizing the government to continue or to go for more liberal fiscal policy instead of fiscal prudence or consolidations. So this is the graph of inflation trend. This red line indicates the CPI food and this blue line indicates the CPI. तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो सीपीआई में जो इस समय इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 5.59% तक सीपीआई पहुंच गई, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फूड एंड फ्यूल रिलेटेड आइटम्स। क्योंकि अगर हम सीपीआई फूड या सीपीआई फ्यूल या कोर इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू द अदर आइटम ऑफ सीपीआई बास्केट। And this is the index of industrial production in terms of percentage year on year basis. तो हम क्लियरली देख सकते हैं जनवरी 21 से लेकर के नवंबर 21 तक का डेटा है, और ये कंटिन्यूसली अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में, तो इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है। हालांकि बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट भी था, बट स्टिल इट अडॉप्टेड द डाउनवर्ड ट्रेंड। और इन सब डेटा के बेसिस पर इकोनॉमिस्ट ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले बजट में गवर्नमेंट में गो फॉर सम लिबरल फिस्कल पॉलिसी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कोविड पॉजिटिविटी अप 11% इन 2 वीक्स। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में बहुत जगह कोविड और वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ दी हुई थी, तो आई हैव कंबाइंड ऑल दोज न्यूज़ इन ऑर्डर टू हैव द बेटर कोरिलेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। कोविड पॉजिटिविटी अप 11% इन 2 weeks. So with the daily COVID cases touching nearly 2 lakhs is less than a fortnight. पिछले 15 दिनों में तो कोविड के डेली केसेस हैं वो 2 लाख का मार्क क्रॉस कर चुके हैं, और इस नंबर के साथ इंडिया का जो केस पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ गया है 11% तक, जो कि दिसंबर में 1% था। तो अगर हम कहें दिसंबर 30 में इंडिया में कोविड पॉजिटिविटी रेट जो था वो 1% था, जो कि जनवरी आते आते 10-11 जनवरी तक पहुंचते पहुंचते 11% तक पॉजिटिविटी रेट हो गया। और जैसा कि ओमिक्रॉन को लेकर के प्रेडिक्ट भी किया गया था कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा R0 क्वेश्चन से स्प्रेड करेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वेरिएंट। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद पॉजिटिव रेट of more than 5% has grown nearly 4-fold in the past 1 week. तो रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड पॉजिटिविटी रेट को, कोविड के केसेस को लेकर के डेटा रिलीज किया है, और उसके अकॉर्डिंग 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर पॉजिटिविटी रेट में एक शार्प इंक्रीज रजिस्टर किया है। कौन कौन से ऐसे 8 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गुजरात। और इन्हीं सारे स्टेट्स में जो एक्टिव केसेस हैं वो सडनली इवेंचुअली 6 से 11 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ न्यू और थर्ड वेव ऑफ COVID-19. Bihar and Madhya Pradesh, for instance, have seen the 11-fold increase into the active cases number in past week. And this is the virus grip, new cases, daily positivity rate and weekly positivity rate of India and few important states of India.
Definitely, we cannot remember all these data. You just need to have the glimpse of it in order to understand the impact of COVID-19 on India and further on Indian economy and different financial market. West Bengal, Delhi, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, all these states have the positivity rate higher than the कंट्रीज एवरेज. तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं. 32% पॉजिटिविटी रेट है वेस्ट बंगाल में, फॉलोड दिल्ली 23%, महाराष्ट्र 22%, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु. इसके अलावा अगर बात करी जाए, कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वैक्सीन मेकर्स हैं, वो भी गियर अप हो चुकी हैं. एंड एज पर द भारत बायोटेक, जो बूस्टर डोज है कोवैक्सीन की, दैट विल न्यूट्रलाइज ओमिक्रॉन एज वेल एज द डेल्टा वेरिएंट. सो कोवैक्सीन न्यूट्रलाइजेस ओमिक्रॉन एंड डेल्टा वेरिएंट, सेज भारत बायोटेक. तो भारत बायोटेक ने बोला है कि अगर 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद अगर कोवैक्सीन दी जा रही है, तो कोवैक्सीन जो है वो इंडिया में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों के ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगी और इंडिविजुअल को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट दीज 2 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस. अगर आपको याद हो तो 9 मंथ्स का गैप गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था फॉर कोविशील्ड. कोवैक्सीन जो है, जो भारत बायोटेक, उसका कहना है कि 6 मंथ के गैप के बाद बूस्टर डोज ली जा सकती है एज पर द स्टडी कंडक्टेड एट इमॉर्नी यूनिवर्सिटी, यूएस. और उसके अकॉर्डिंग 100% सीरम सैंपल शोज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डेल्टा वेरिएंट एंड 90% सीरम ऑफ टेस्टेड इंडिविजुअल शोज द न्यूट्रलाइजेशन अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट. तो भारत बायोटेक ने क्लेम किया है कि 6 महीने के बाद, सेकेंड डोज के 6 मंथ के बाद कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ली जा सकती है एंड दैट विल न्यूट्रलाइज बोथ द वेरिएंट. Apart from it, one study has been conducted in यूरोपियन यूनियन और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बार बार फ्रीक्वेंट जो कोविड-19 की बूस्टर डोज हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम पर निगेटिव पड़ेगा. क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर रही है कि आगे आने वाले कई सालों तक शायद बूस्टर डोज लेनी पड़े. इवन जो वैक्सीन मेकर्स कंपनीज हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर इस तरह से वेरिएंट जो है वो म्यूटेट करता रहेगा, कंबाइन करता रहेगा दूसरे वेरिएंट के साथ, सो देयर आर चांसेस कि आगे आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यूअस बूस्टर डोज देनी पड़ जाए. लेकिन यूरोपियन यूनियन में एक स्टडी कंडक्ट हुई है. उस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंट कोविड-19 की बूस्टर डोज लेता है, तो दैट कुड एडवर्सली इम्पैक्ट द इम्यून सिस्टम एंड मे नॉट बी फीजिबल एज वेल. और उस स्टडी के अकॉर्डिंग रिपीट बूस्टर डोज फॉर एवरी 4 months कुड इवेंचुअली वीकन द इम्यून सिस्टम एंड टायर आउट people, according to the European Medicine Agency. European Medicine Agency EMA ने स्टडी कंडक्ट करी है, दैट इज द यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर. तो इस तरह की बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं. डेफिनेटली व्हाई वी आर स्टडिंग ऑल दीज न्यूज रिलेटेड टू कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडिया, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी गवर्नमेंट कैसे ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को कर्व करती है इस पर्टिकुलर थर्ड वेव में. और नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जितने भी जो रिटेल स्टोर्स हैं, दे आर एक्चुअली पाइलिंग अप द essentials. So this is the fourth news related to COVID-19 or the pandemic. Amid third wave, mom and pop stores stock up on essentials. So with India caught into the third wave, Maelstrom, mom and pop stores have started stocking up on essentials like edible oil, sugar, salt. क्योंकि कई बार हमने देखा जब भी थर्ड वेव्स आई, चाहे फर्स्ट वेव रही हो चाहे सेकेंड वेव रही हो, जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस सडनली शूट अप हो जाते हैं. वाई? बिकॉज इंडिविजुअल स्टोर्स होल्ड, दे स्टार्ट गेटिंग इंडिकेशन की रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे. मेन ऐसा हो सकता है कि इसेंशियल्स जो कमोडिटीज़ हैं वो अवेलेबल ना हो उनके लिए, फूड, ऑयल, सॉल्ट, शुगर. इसीलिए जो स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, उन्होंने भी स्टॉक पाइलिंग अप शुरू कर दी है. और कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेलर्स हैव रिड्यूस बाइंग फ्रॉम द कंपनीज. लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इंडस्ट्री रही है, उसने फ़िलहाल के लिए होल सेलर से और कंपनी से बाइंग करना अभी उन्होंने
खरीदना कम कर दिया है। रिटेल स्टोर्स ने, जो कि बेसिकली इसेंशियल कमोडिटीज में डील करते हैं, उन्होंने स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है जस्ट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर थर्ड वेव रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे इसेंशियल कमोडिटीज़ की डिमांड फिर से बढ़ेगी, कंज्यूमर्स भी स्टॉक पाइलिंग करना शुरू कर देंगे 2 महीने की, 3 महीने की। और अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वाइट गुड्स की बात करें तो डेफिनेटली जैसे ही थर्ड वेव के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे डिमांड रिड्यूस होगी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की। और इसीलिए जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के रिटेल स्टोर्स हैं उन्होंने फिलहाल के लिए होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदना कम कर दिया है, बिकॉज अगर वो खरीद कर रखेंगे तो दैट मे लीड टू इन्वेंट्री कॉस्ट अननेसेसरी एंड देयर मे नॉट बी फ्यूचर डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट रिजल्टेड COVID-19 थर्ड वेव रिस्ट्रिक्शंस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। LIC IPO Actuary pegs insurers embedded value at 4 to 5 trillion। पिछले कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कंसल्टेंसी एजेंसी कह सकते हैं हम सिंपल फॉर्मेट में अपॉइंट करी थी। किस लिए? जस्ट फॉर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ LIC, क्योंकि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर LIC's IPO और उसके लिए बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं LIC एक्ट में। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड द एक्चुअरी for embedded valuation of Life Insurance Corporation of India. And as per the recent news, the government appointed actuary has pegged the EV of LIC approximately 4 to 5 trillion. तो जो एक्चुअली अपॉइंट करी थी गवर्नमेंट ने LIC के वैल्यूएशन के लिए, उसने अपने वैल्यूएशन के नंबर्स गवर्नमेंट को दे दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग LIC का जो वैल्यूएशन है, द एम्बेडेड वैल्यू ऑफ LIC इज 4 to 5 trillion, and that is a key parameter that will be used to compute the market valuation of India's largest insurer। तो यहाँ याद रखेंगे दिस इज द एम्बेडेड वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो होगी वो और ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि मार्केट वैल्यू में और ज़्यादा एलिमेंट्स या पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर थोड़े से क्लैरिफिकेशन की बात करी जाए तो व्हाट इज द एम्बेडेड वैल्यू? Embedded value is simply a common valuation method. It's a common valuation method used by the insurance companies, mainly outside of the North America. Why? To estimate the consolidated value of shareholders' interest in the insurance company. So it is simply used by insurance companies just to understand the value of shareholders interest in an insurance company. It means जितने भी shareholder हैं उस particular company के insurance companies के, उनका टोटल कितना वैल्यू है या कितना इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर कंपनी में। इट इज सिंपली कैलकुलेटेड बाय एडिंग द present value of future profit, present value of plus net asset value NAV. So present value of future profit plus net asset value of a firm's capital and surplus. तो इनका जो एडिशन होगा that will leads to the embedded value। बहुत सिंपल फॉर्मेट में शेयर होल्डर्स का जो जितने भी शेयर होल्डर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के, उनका कितना इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट की क्या वैल्यूएशन है उस पर्टिकुलर कंपनी में, दैट इज कॉल्ड एज embedded value. It's sometimes also known as market consistent embedded value. इसको कहीं कहीं MCEV भी बोला जाता है। And analysts use this EV or MCEV to make comparison across the center, across the different sector, across the different companies, which company has more embedded value, and on the basis of that they actually invest into insurance companies. So EV serve as a performance matrix. So EV is generally considered as a performance metric, a basis for merger and amalgamation, a basis for IPO, and the basis for executive compensation plans. For making these types of decisions, generally analysts go for EV or MCEV. तो LIC जो है वो IPO के लिए जा रही है, तो it was very much required that LIC should actually go for analyzing its EV
और जो एक्चुअली गवर्नमेंट में अपॉइंट करी थी उसके अकॉर्डिंग जो LIC की EV है वो 4 to 5 ट्रिलियन की है. द कंप्यूटेशन ऑफ EV इज द की फॉर द लॉन्च ऑफ LIC IPOs दैट इज एक्चुअली स्लेटेड टू बी इन द मंथ ऑफ मार्च. और LIC की हिस्ट्री में दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन हैज़ बीन डन फर्स्ट टाइम. तो पहली बार LIC का एम्बेडेड वैल्यू का वैल्यूएशन हुआ है. And as I told you, EV is the sum of adjusted net worth and the value of in-force business or estimated future profit. और ये जो EV की value आई है that has been shared with DIPAM for preparing its IPO red herring prospect. But the adjusted net worth will be higher as the policyholders fund would be bifurcated into participating and non-participating fund as per the official. As I told you कि जो net worth आएगी, जो exact market value आएगी, that may be varied क्योंकि बहुत सारे जो items हैं वो embedded value में include नहीं किए जाते. Now LIC का EV calculate हो गया है. अब what is the next step? EV has been shared with the government as it is going to finalize the red draft hearing prospect. As I told you that before filing the IPO, any company has to submit the draft red herring prospect और उसके approval के बाद से ही market regulator exchanges के अप्रूवल के पास से ही IPO आ सकता है. द वैल्यू फॉर सितंबर टू बी हाई ड्यू टू द फंड बाइफर्केशन फॉर द फर्स्ट टाइम. और मार्केट वैल्यूएशन कितना होगा ये जल्द ही फाइनलाइज किया जाएगा. फिलहाल के लिए LIC इज प्रिपेयरिंग और दीपम इज प्रिपेयरिंग फॉर DRHP. और एज पर द गवर्नमेंट टारगेट मार्च के महीने में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि LIC का IPO ले आया जाए. हालांकि आ पाएगा नहीं आ पाएगा इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. IT मेजर हिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नोट इन Q3. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट 2 डिस्कशंस कि Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं. बहुत सारी कंपनीज जो टॉप कंपनीज हैं पर्टिकुलर सेक्टर की उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. बैंक्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है. प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% से लेकर 36% तक इंक्रीज हुआ है एज पर द Q3 रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज एंड बैंक्स. अगर कुछ सेक्टर की कंपनीज पेट्रोलियम या कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनीज को छोड़ दिया जाए तो अगर IT मेजर्स की कंपनी की बात करें IT कंपनीज की बात करें तो थ्रू आउट द पैंडेमिक IT सेक्टर हैज़ परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल. और Q3 के रिजल्ट्स भी यही इंडिकेट करते हैं कि जो IT मेजर हिट्स हैं उन्होंने Q3 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करी है. TCS, Infosys, Wipro, all these are actually registering the huge profit margin. And on a day 3, IT services major announced their third quarter financial results for financial year 22, जहां पर Infosys और टाटा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है while Wipro fell short of expectations after delivering the consistent performance in the last 3 to 4 years. तो Infosys और टाटा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही. हालांकि विप्रो की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग विप्रो की परफॉर्मेंस नहीं रही. बट इन ओवरऑल सेंस ऑल दीज मेजर कंपनीज TCS, Infosys and Wipro has increased their profit margin in the Q3 result. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एट्रिशन रेट एट TCS, Infosys, Wipro सर्ज इन Q3. तो Q3 के रिजल्ट्स कंपनी सबमिट कर रही हैं. परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स. बट लेकिन अगर IT सेक्टर की बात करें जो पिछले कुछ सालों से एम्प्लॉय एट्रिशन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है उसके डेटा की अगर बात करें तो Q3 में भी एट्रिशन रेट जो है वो टॉप IT मेजर कंपनी का इंक्रीज हुआ है. द वार फॉर टैलेंट हैज हीटेड अप फर्दर फॉर इंडियन IT प्लेयर्स कंटिन्यू टू सी हाई एट्रिशन रेट. हालांकि जो टॉप 3 कंपनीज हैं टाटा, Infosys एंड विप्रो दे आर क्लेमिंग कि उनका एट्रिशन रेट जो है वो इंडस्ट्री एवरेज से डाउन हुआ है. द एट्रिशन एट Infosys फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 वॉज एट 25.5%, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है. पिछले क्वार्टर नहीं Q2 में Infosys का जो एट्रिशन रेट था वो 20% था जो कि बढ़ के 25.5% हो गया है. एंड द सिचुएशन वाज सिमिलर एट विप्रो दैट रिपोर्टेड द एट्रिशन रेट ऑफ 22.7% इन Q3 जो कि पिछले क्वार्टर यानी Q2 में 20% था.
और यही सिमिलर केस हमें टीसीएस के साथ भी देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 2 में टीसीएस का जो एट्रिशन रेट था वो 11.9% था, जो कि क्वार्टर 3 में बढ़ के 50.3% तक हो गया है। तो अगर जो तीनों कंपनीज की बात करी जाए, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, बोथ आर सेइंग दैट देयर एट्रिशन रेट इज अंडर कंट्रोल, बट यस, एज पर द क्वार्टर 3 डेटा, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 डेटा, इट हैज़ इंक्रीज। तो क्वार्टर 2 में कम एट्रिशन था, बढ़ के क्वार्टर 3 में ज़्यादा हो गया है एज पर द सबमिटेड रिजल्ट्स बाय दीज कंपनीज। दैट्स वी कैन simply see into this graph the brain drain hits the top 3 tech firms। और ऐसा नहीं कि ये 3 कंपनीज ही अफेक्ट हो रही हैं। दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय एट्रिशन रेट इज impacting the entire industry, even all IT companies. What is attrition rate? Number of employees leaving the company in a particular पीरियड ऑफ टाइम। और कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है एम्प्लॉयज़ की, और एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करके बहुत जल्दी छोड़ दे या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें तो दैट इज़ actually a loss for a company, especially for knowledge driven companies just like IT, pharmaceutical companies जो कि knowledge driven है, जहाँ पर जो value creation होता है वो employee के intellectual से ज़्यादा होता है। तो ऐसी companies में attrition rate, employee turnover is not considered as good phenomena। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूनियन इन कोर्ट CEL प्राइवेटाइजेशन ऑन होल्ड। सो गवर्नमेंट हैज पुट ऑन hold the privatization of Central Electronics Limited। तो CEL का जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो फिलहाल के लिए होल्ड हो गया है आफ्टर द एम्प्लॉयज यूनियन अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट द सेल ऑफ कंपनी टू अ लिटिल नोन फर्म। तो जो एम्प्लॉय यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, जिसके बाद से जो CEL का जो प्राइवेटाइजेशन है दैट इज ऑन होल्ड। एलिगेशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ₹210 crore, हाइएस्ट बिड मेड बाय द सिटी बेस्ड नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग आर बीइंग एग्जामिन्ड। और उनका ये कहना है, जो ट्रेड यूनियंस हैं, कि इन्होंने अंडर वैल्यूएशन किया है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, 210 करोड़ की कंपनी नहीं है। तो CIL के प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने बिड निकाली थी और टेंडर इनवाइट किए थे, और उस टेंडर के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यूएशन कंपनी का आया है वो 210 करोड़ का आया है। और ट्रेड यूनियन का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है इसमें करप्शन कर रही है। इस पर्टिकुलर कंपनी की सेल्टन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंस और लीजिंग कंपनी को फेवर करने के लिए कंपनी का वैल्यूएशन इंटेंशनली डाउन कर दिया गया है, दैट में लीड्स टू लॉस of shareholders value as well as the loss to employees। So let us see how this particular things will materialize और कब CEL का एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन अब हो पाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंसेक्स रिक्लेम 61K मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 months। रिसेंटली जो सेंसेक्स था वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, आपको पता होगा। रिकॉर्ड हाई अचीव करने के बाद बहुत सारी जो हमारी जो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, उन सब ने रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया था। इसके बाद से कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिल रहा था स्टॉक एक्सचेंज में, बट नाउ द बेंचमार्क इंडाइसेस गेन फॉर द 4th consecutive session on Wednesday and Sensex closed about 61,000 mark after 10 weeks amidst positive global clues and optimism about the corporate earnings। सीधा रीजन इसका क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है, अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें, बैंक्स की बात करें, IT फर्म्स की बात करें, दे आर रिपोर्टिंग द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें स्टॉक एक्सचेंजेस में देखने को मिल रहा है, जिससे सीधे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स है वो 61 का मार्क्स क्रॉस कर चुका है। और यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने भी 18,000 का मार्क क्रॉस कर लिया है। गेनर्स वर महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, RIL, इंडसइंड बैंक एंड ICICI बैंक वर द टॉप गेनर्स। अगर लूजर्स की बात कर जाए, TCS, टाइटन, HDFC, टेक महिंद्रा एंड विप्रो was the top losers। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. Link is given on description box as well as on chat box. You can follow me on Telegram, Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.